रेडियो एक्टिविटी में इस फिनिशिंग लेक्चर में आज जो हम पढ़ रहे होंगे मेनली दैट इज नोन एज सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ये हमारा अगला टॉपिक है। क्या है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का? मतलब यह है कि पेरेंट एटम की, पेरेंट न्यूक्लियस की हाफ लाइफ भी थोड़ी ज्यादा है। मतलब इतनी जल्दी वो भी खत्म नहीं हो रहा है। जैसे ये मैं कहूं कि ये ए है और ए को मैंने नाम दिया पेरेंट न्यूक्लियस। इससे बनना है डॉटर न्यूक्लियस बी। ये आपका है डॉटर न्यूक्लियस जो कि हम बी बोल रहे हैं। और इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो इसके तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? जीरो। एट टी इक्वल टू जीरो ये सिचुएशन है, ठीक है। सपोज इसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा ए, स्मॉल ए लिख लेता हूं। इसका डिके कांस्टेंट अगर लैम्डा ए है तो एट टी इक्वल टू टी इस समय पे मैं अगर देखता हूं तो इसकी संख्या कितनी बचेगी? अगर मैं इसे एन ए से डिनोट करूं, एन ए जो हमारा रेडियोएक्टिव डिके लॉ है उससे हम ये एक्सपोनेंशियल चीजें डेराइव करते हैं, तो ये निकल के आता है एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी। पढ़ा हुआ ये तो हमने कि अब जो बचेंगे वो इतने बचेंगे। अब दिक्कत कहां पे आती है इसमें सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में? ये कैसे लिखें हम? एन बी कैसे लिखें एट टी इक्वल टू टी? और इसमें दिक्कत है क्यों, इस चीज पे भी हम आएंगे। एन बी कितना होगा, मेन बात ये है। अब देखो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसका डिके खत्म नहीं हुआ है और उसका डिके स्टार्ट हो गया है। इस डिके को क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। मींस पेरेंट एटम भी अभी डिके कर रहा है, पेरेंट न्यूक्लियाई की अभी उनकी हाफ लाइफ ज्यादा है, तो इसका मतलब इतनी जल्दी वो खत्म नहीं हो रहा है। और वो जो बना है उसने भी डिकेइंग स्टार्ट कर दी है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? एन नॉट। मुझे टी टाइम पे चाहिए, टी टाइम पे वही सीधा आ गया। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत यहां आएगी। अगर हम सीधा लिखना चाहते, अगर हम सीधा बताना चाहते तो एन बी यूं हो जाता भाई, जितने ये टूटे हैं वो एन बी हो जाना चाहिए। भाई ये 10 थे, 6 बच गए, तो 4 एक एक किस में कन्वर्ट हो गए? बी में। यानी कि बी कितने हो गए इस वक्त? 4 हो गए। समझ गए हो? लेकिन क्या वो 4 बचेंगे? अब हमने कहा कि ये जो बी है ये खुद रेडियोएक्टिव है और इसका डिके कांस्टेंट कितना बोल दिया? लैम्डा बी। ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ना, डॉटर न्यूक्लियस, ये भी रेडियोएक्टिव है। तो इस डिके को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। देखो पिछली क्लास में भी हमने दो चीजें डिस्कस की। एक साथ अगर कभी अल्फा हो रहा है कभी बीटा हो रहा है, पहले वो चीज। फिर हम गए एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जिसमें 2 डिके नहीं हो रहे थे, सैंपल में ही 2 आइसोटोप थे, फिर वो वाला किया, टेबल बना के किया। अब अगली चीज पे आ रहे हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पे। मतलब ये है कि ये रुका नहीं है, उससे पहले ये स्टार्ट हो गया, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है।
इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डीके लॉ सीधा बताता है कि अगर इनिशियली ये एन नोट थे तो टी टाइम पे इतने बचेंगे। दिक्कत कहां पे आती है? बी को लिखने में, क्योंकि बी बने कितने वो तो दिख रहा है, परंतु बी खुद भी तो खत्म होंगे, तो बचेंगे कितने, वहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा मेन पर्पज अब इसमें ये रहेगा कि ये एन बी कैसे लिखें। आप ये बना लो एक डायग्राम, और ये एन बी लिखना ये हम सीखेंगे कि अगर बी बन भी रहा है डीके भी हो रहा है तो कैसे लिखें। मुझे लाइनें लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम में सब कुछ दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल वाला प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर समझ आ गया था सभी को? प्रोबेबिलिटी जो बताई थी उसमें अब मेरा ध्यान इस पे होना चाहिए कि मैं एन बी कैसे लिखूं। जब एक साथ दो काम हो रहे हैं, बी बन भी रहा है और बी टूट भी रहा है, तो बी की संख्या बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? कम कैसे है, ये कैसे बता दोगे? अभी तो बन भी तो रहा है, इधर से ये बन भी तो रहा है और ये कम भी हो रहा है, तो हम नहीं बता सकते। अगर ये ज्यादा एक्टिव है, ये पेरेंट एटम है इसके लिए, तो समझ गए हो, अगर ये ही ज्यादा एक्टिव है उसके मुकाबले तो ये बन रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मतलब टाइम बढ़ेगा, समय के साथ साथ इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी और इसकी एक्टिविटी कम होगी, तो उसके बाद इसकी संख्या क्या होनी स्टार्ट होगी? कम। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैं ये बी कैसे निकालूं? तो उसके लिए मुझे जाना तो पड़ेगा रेडियोएक्टिव लॉ पे ही, लेकिन किस तरह से? चलिए अब एन बी निकालना स्टार्ट करते हैं कि एन बी कैसे निकलेगा। बिठा दो, ये तो हो ही गया होगा सभी का। एन बी, तो किसी भी समय मान लो ये आपका, मैं ओनली बी को देख रहा हूं, एट टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी जो बी की संख्या है वो मैंने मानी है एन बी एक्टिव न्यूक्लियाई। टी इक्वल टू टी पे एन बी एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद, अगर मैं थोड़ी देर के बाद लिखता हूं इसमें, मान लो टी प्लस डी टी टाइम में, एट टी इक्वल टू टी प्लस डी टी, इस समय अगर मैं देखूं तो इस समय मुझे नहीं पता बढ़ रहे कम हो रहे, मैं तो ये लिखूंगा एन बी प्लस डी एन बी। हमारा तो तरीका ये होता है एन बी प्लस डी एन बी लिखना, और इतने एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। अब डी एन बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो हमें अभी नहीं पता। कारण क्या है? कारण क्या है कि अगर ए से फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होगी तो ये बढ़ रहा होगा, और अगर बी से डिकेइंग ज्यादा हो रही होगी आगे तो ये कम हो रहा होगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो अगर मैं लिखूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, अगर मैं वर्ड यूज करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो मुझे लिखना चाहिए डीएनबी बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी तो मुझे लिखना चाहिए डीएनबी बाई डी टी, क्योंकि अगर आपने बोला फॉर्मेशन, फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टूटने का रेट लिखते रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, तो बी क्या हो रहा होता? कम हो रहा होता। कम हो रहा होता तो इसका मतलब डीएनबी वहां पॉजिटिव होता कि नेगेटिव? अगर कम हो रहा होता तो डीएनबी नेगेटिव होता, तो हमें वो प्लस करने के लिए एक और माइनस लगाना पड़ता। तो अभी मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी देख रहा हूं, और वो मैंने लिखा डीएनबी बाई dt। ये दो रेट्स पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी उतना ही होना था जितना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए था,
जितना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए था उतना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होना था, लेकिन उस संख्या में कुछ कमी आएगी क्योंकि बी खुद भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां अगर मैं उस चीज को अलजेब्रिकली लिखूं तो ये बनता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। वैसे तो ये बराबर होता रेट ऑफ डिके ऑफ ए के बराबर, लेकिन बी खुद कम होता जा रहा है तो वो घटाना पड़ेगा, एंड रेट ऑफ डिके ऑफ बी। क्या ये इक्वेशन समझ आ गई कैसे लिखी हमने? क्या ये इक्वेशन सभी को समझ आ रही है कैसे लिखी हमने? ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसको अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली क्या है। भाई किसी को इसमें डाउट है ये कैसे लिखा है? आजाद कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी आए हो तो मैं एक बार बता देता हूं क्या चल रहा है। ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एक टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी का फिनिशिंग टॉपिक लगा लीजिए। ए से बी बना वो डायग्राम में हटा चुका हूं, लेकिन बी खुद टूट रहा है तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, बी का बनना बी का टूटना। तो ए का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ए था, बी का लैम्डा बी। तो अब मुझे एन बी निकालना है कि टी टाइम पे एन बी कितना होगा, ये मुझे निकालना है किसी भी टी टाइम पे। अगर टी बराबर 0 पे वो 0 था तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसको मैंने लिखा डीएनबी बाई डी टी, क्योंकि बी अभी बन रहे हैं तो डीएनबी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो जो उसका पेरेंट एटम है वो किस रेट से डिके हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बी खुद भी कम होता जा रहा है डिके होके। तो ये वाली इक्वेशन समझ आई कि नहीं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिके ऑफ बी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे यहां पे। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ऊपर लिखा हुआ है कितना, डीएनबी बाई डीटी। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे यहां पे। तो हमारी इक्वेशन बनती है डीएनबी बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ ए। तो डिके लॉ कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा ए इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और किसी टी टाइम पे उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एक्टिव न्यूक्लियस हमने कितने माने थे, एन ए, वो जो इनिशियल डायग्राम बनाया उसमें, माइनस रेट ऑफ डिके ऑफ बी क्या होगा अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव लॉ, उसको भी मैं लिख सकता हूं लैम्डा बी इंटू, मैंने इनके नीचे ए और बी स्मॉल लगा दी वैसे, और कुछ नहीं, बाकी तो सब सेम ही चल रहा है। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, लिख लीजिए अभी साथ साथ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मतलब डीएनबी बाई डीटी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ ए लैम्डा ए एन ए माइनस रेट ऑफ डिके ऑफ बी लैम्डा बी एन डी। अब लैम्डा ए तो मुझे पता है, आपने जो इनिशियल डायग्राम बनाया उसमें ए तो लिखा था किसी टी टाइम पे ए कितना हो गया, क्योंकि ए तो केवल और केवल डिके हो रहा है तो उसकी इक्वेशन तो हम पहले से ही ला चुके हैं। आप इनिशियल डायग्राम में देखिए आपने लिखा होगा कि एट टाइम टी इक्वल टू टी लैम्डा ए कितना होगा, एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी। तो अगर मैं यहां पे इसको यूज करूं, इसको पुट करूं यहां पे, तो ये बना डी एन बी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए इंटू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी किसी टी टाइम पे, और माइनस लैम्डा बी इंटू एन बी। ये आप अपने इनिशियल डायग्राम से वहां पे यूज कर सकते हैं। अब ये बन क्या गया, ये एक इक्वेशन बन गई, मैथमेटिक्स की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और मुझे यहां से एन बी निकालना है। ये कोई भी एक इक्वेशन बनी, मुझे इस इक्वेशन से एन बी निकालना है।
आप इस dt को उधर ले जाओ, ये देखना किस तरह से सोल्व करते हैं, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी में मैथमेटिक्स तो यूज हो रहा है। थोड़े दिन पहले ही हमने एवरेज लाइफ निकाला तो उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी यूज हुआ था, तो यहां भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। dt को उधर भेज दो तो dnb, मतलब अब क्या कर रहे हैं ये दिमाग में रखो कि इस इक्वेशन से मुझे nb निकालना है कि किसी t टाइम पे nb कितना हो। लैम्डा a n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a t और इनटू dt माइनस लैम्डा b इनटू nb इनटू dt। पहले इस इक्वेशन को ऐसे आप लिख लीजिए। nb की टर्म से एक साइड कर लो, nb की टर्म से एक साइड कर लो, तो ये इक्वेशन बनी dnb प्लस लैम्डा b इंटू nb इंटू dt इज इक्वल टू लैम्डा a इंटू n नॉट इंटू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a t dt। आपने nb वाला जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो आपने एक साइड की। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप एक बात याद रखना, नहीं तो ऐसे दिमाग में नहीं आएगा कि इक्वेशन कैसे सोल्व होगी। आप दोनों साइड, मैं इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करूंगा जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए। क्या होता है परफेक्ट डिफरेंशियल अभी समझ आएगा। दोनों साइड एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, e रेज़ टू पावर लैम्डा b इनटू t लिख दो। इसके बाद ये लिख दो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e रेज़ टू पावर लैम्डा b इनटू t। दोनों साइड आप इससे मल्टीप्लाई करो e रेज़ टू पावर लैम्डा b इनटू t, ताकि हम एक परफेक्ट डिफरेंशियल बना सकें। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई करके अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो देखिए क्या बनता है। फर्स्ट टर्म बनेगी e रेज़ टू पावर लैम्डा b t इनटू dnb, फर्स्ट टर्म तो बनी ये, प्लस सेकेंड टर्म अगर मैं यहां देखता हूं लैम्डा b, ये b मैं स्मॉल ले रहा हूं लैम्डा के साथ, आप कैपिटल भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटू nb इंटू e रेज़ टू पावर लैम्डा b इंटू t dt, ये सेकेंड टर्म बराबर उधर भी आपने मल्टीप्लाई किया e रेज़ टू पावर लैम्डा b इंटू t से, और पहले से वहां पे है लैम्डा a n नॉट इंटू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a t dt। ये एक स्टेप याद कर लेना, परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने वाला स्टेप। क्या समझ आया ये वाला स्टेप हमने क्या लिखा है। अब आप ये चेक करो कि इस चीज को मैं किसका डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं, यूवी रूल की तरह सोच के कि अगर u इंटू v होता, अगर u इंटू v होता तो u एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो खुल के ये आता। ये आप आइडिया लगाए यहां से, इन दो टर्म्स को देख के आप आइडिया लगाए कि किसका डिफरेंशियल है। देखो अगर मैं ये लिखूं, सुनो, अगर मैं ये लिखूं इसका डिफरेंशियल, एक बार चेक करते हैं क्या ये बन रहा है कि नहीं। ये एक तरीका होता है इंटीग्रेशन में परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना, कभी वर्क एनर्जी के टाइम, ग्रेविटेशन के टाइम भी हम सीखते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे बनेगा, इसका सिंपल सा मेथड भी कभी हमने +1 में पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि यूं ही बस देखना होता है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बना। देखो एक फंक्शन एज इट इज, ये दिख रहा है एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गए, प्लस सेकंड एज इट इज, ये एन बी एज इट इज आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर लैम्डा t का होगा e की पावर लैम्डा t इनटू लैम्डा चेन रूल से, और इनटू क्या आ गया जो भी इसके रिस्पेक्ट में dt। दूसरी बात ये हमने बनाया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो यूं आइडिया नहीं भी लगे तो कभी +1 में आपको याद आए तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने सीखे हैं। किस तरह से सीखे, आप ये उठाओ, ये जो पहली टर्म है और इसको इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू nb, ट्रीटिंग t एज कांस्टेंट। दो वेरिएबल है, एक nb और एक t, टाइम चेंज होगा और nb चेंज होगा, दो वेरिएबल है। सबसे पहले पहला पार्ट उठाओ, t को कांस्टेंट मान लो और nb को वेरिएबल। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा बाहर आया, e की पावर लैम्डा bt बाहर आ गया, और इंटीग्रल d ऑफ nb, और इंटीग्रल d ऑफ nb होता है nb।
पहली बार से आपका ये आया, फिर आपने क्या किया, ये दूसरा पार्ट उठाया, ये वाला पार्ट, और इसको इंटीग्रेशन किया, इसका लैम्डा बी इंटू एन बी इंटू ई रेस्ट टू पावर लैम्डा बी टी डी टी। अब इसमें वेरिएबल टी है तो आप एन बी को कांस्टेंट मानो। अगर आप एन बी को कांस्टेंट मानोगे तो लैम्डा बी, सेकंड वाली टर्म हमारी यही है ना उसकी, हाँ, लैम्डा बी इंटू एन बी, ये तो बाहर आ गया और अंदर बचा ई रेस्ट टू पावर लैम्डा बी इंटू टी। इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, पर जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आया लैम्डा बी इंटू एन बी इंटू ई रेस्ट टू पावर लैम्डा बी टी डिवाइडेड बाई लैम्डा बी। तो लैम्डा बी से लैम्डा बी कैंसिल। आप बताओ क्या सेम आ गया क्या दोनों? अगर ये और ये सेम आ जाए तो आप इस पूरी चीज को इकट्ठा करके डिफरेंशियल ऑफ दिस थिंग लिख सकते हो जो ये है। तो मैंने वही लिखा है। ऐसे आइडिया नहीं लगता, उल्टा भाई यूं सोच लिया, उससे आइडिया कैसे लगेगा? आपको कोई ये बता दे तो आप देख लोगे कि हाँ भाई ये तो इसका डिफरेंशियल आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने का तरीका ये होता है, +1 में पढ़ा था परफेक्ट डिफरेंशियल वर्क एनर्जी में। हाँ भाई याद आ रहा है परफेक्ट डिफरेंशियल? अरे किसी को, हाँ, तो तरीका यही था, वही मैंने अप्लाई किया। आप यहां आके अटके हो, एक स्टेप पहले ये दिखा दो, ट्रीटिंग एन बी कॉन्स्टेंट ना, पहले वाले में टी कॉन्स्टेंट लिया, फिर एक बार ये करके दिखा दो, इसमें एन बी कॉन्स्टेंट लिया, फिर ये लिख दो ये सेम आया। तो उसके बाद अगला स्टेप बनाओ कि ये जो पूरा है ये इसके बराबर है। नहीं तो फिर याद रखोगे, ध्यान नहीं रहेगा आपको कि कैसे बनाए परफेक्ट डिफरेंशियल। एक बार ये स्टेप करके दिखाओ, फिर एक बार ये स्टेप करके दिखाओ, और ये दोनों सेम आ गए तो फिर एक स्टेप ये लिख दो कि दिस इज इक्वल टू डी ऑफ दिस थिंग। फिर उसके बाद में उस इक्वेशन को आगे बढ़ाओ। ये अलग से लिखना, ये अलग से लिखना, फिर इसको इसके बराबर लिखना, फिर ये स्टेप आएगा जो मैं अभी लिखूंगा यहां पे। चले, हो गया ना ये वाला स्टेप। ठीक है, देखते हैं अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं क्या होगा। तो ये इसको तो मैंने ये लिख दिया। अब आप इधर आओ, इधर लैम्डा ए मैंने अलग किया, एन नॉट मैंने अलग किया, ई रेस्ट टू पावर कितना बना देता ना, बेस सेम है तो पावर इकट्ठी होती, ऐड होती पावर, तो पावर ऐड होगी तो बनेगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए और इंटू टी। ये आपका बनेगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी। तो मैं बाकी सब हटा रहा हूं बोर्ड से, अगर आप इस स्टेप तक पहुंच गए हैं तो। और ये ऐसे नहीं है तो यूं ही चलो ठीक है आज कॉपी में लिख लिया, ये ढंग से समझना है आपको कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो हमने ये चीज हटाई और फाइनली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना वो ये बना डी ऑफ समथिंग और उधर अलग से ये लो। अब इसको सोल्व करना है। एक बार आपने परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया, इंटीग्रल डीएक्स कितना होता है? सिंपल इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है? एक्स। तो इंटीग्रल डी ऑफ समथिंग होगा तो डी हट ही जाएगा और तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये स्टेप बन गया सभी का यहां तक। ठीक है, इसके बाद लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
दोनों साइड हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन डी हट जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ स्टेप। इसका इंटीग्रेशन तो बनेगा एन बी इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा बी टी। डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल बना के इंटीग्रेशन का ये फायदा होता है। ठीक है, ये एक मेथड जो हम +1 से यूज करते रहते हैं फिजिक्स में। इज इक्वल टू इधर मैं अगर देखूं तो लैम्डा ए इंटू एन नॉट तो कांस्टेंट है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। इधर ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन वही होता है। ये मैं शायद लिखना भूल गया, इसके आगे dt और होगा। अब देख लो, अपने स्टेप्स चेक कर लो, उसमें dt और चल रहा होगा क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है। ये यहाँ तो पूरा d बना दिया इकट्ठा, वो तो एज इट इज ये लिख दिया। यहाँ क्या करें हम, लैम्डा ए एन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। e की पावर का वही सेम रहेगा, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और एक और खास बात, ये विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये स्टेप लिखिए आप। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, साथ में अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कीजिए इसमें। अब ये कांस्टेंट कैसे निकलते हैं इंटीग्रेशन में? कभी भी जैसे किसी भी जगह इंटीग्रेशन में नहीं, फिजिक्स में आप ये इस तरह की इक्वेशन बना देते हो तो कांस्टेंट कैसे निकलते हैं? लगभग इनिशियल कंडीशंस का यूज करके कांस्टेंट निकलते हैं, लगभग इनिशियल कंडीशंस का यूज। तो आप अपना शुरुआती डायग्राम देखो, t बराबर 0 पे एन बी कितना था? t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे एन बी कितना था? हाँ जी भाई, इनिशियल डायग्राम में t बराबर 0 पे एन बी कितना था? 0। वो तो अभी बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसका यूज करके c निकलेगा। इसको कोई इक्वेशन डाल देंगे क्योंकि c निकाल के वापस इसमें पुट करना है। नाउ फाइंड c यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन ये है कि ये t इक्वल टू 0, जो एन बी है वो 0 है। ये आपने इसमें पुट करके c निकाला, तो एन बी 0 रखा, t इक्वल टू 0 पे एन बी 0 है, तो एन बी 0 रखा तो 0 हो गया। ये जो एन बी चल रहा है 0 इंटू 1, तो इधर तो 0 हो गया बराबर। इसमें t इक्वल टू 0 किया आपने तो ये चीज 1 होगी, e की पावर 0, e की पावर 0 1, ओनली क्या होता है इधर लैम्डा a एन नॉट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए और प्लस सी। कभी तो फिजिक्स में यूज की होंगी ऐसे इनिशियल कंडीशन लगा के हम कांस्टेंट्स लाते हैं। तो यहां से सी मेरे पास आया नेगेटिव ऑफ लैम्डा ए इंटू एन नॉट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। सी मेरे पास ये आ गया माइनस ऑफ लैम्डा ए इंटू एन नॉट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। इसको पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, इसको वापस पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, ताकि मेरे पास एन बी का कुछ एक्सप्रेशन बने। इसको पुट कीजिए इक्वेशन 1 में। मैं तो तुरंत मिटा के लिख दूंगा, आप लिख लो अपनी कॉपी में कि भाई कैसे ये लिखना है। पुट इन इक्वेशन 1 और वहां से एन बी का एक्सप्रेशन बना हुआ है। इक्वेशन 1 में जब आप ये पुट करेंगे यहां तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा ए इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। ये आ रहा है। अब यहां से मैं अगर एन बी अरेंज करूं, यहां से मैं अगर एन बी निकालूं, आ गया एन बी, बस इसको उधर भेजना है, केवल इसको उधर भेजना है। एनबी का एक्सप्रेशन आ गया। अब उसको देखते हैं, मिटा दूं ये सी वाला अगर नोट हो गया, वो कैसे निकाला हमने। अब देखो एनबी फाइनली क्या आ रहा है,
एक्सप्रेशन ऑफ एन बी, ई की पावर लैम्डा टी इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, और इसमें अगर आप देखोगे तो ई की पावर लैम्डा बी टी ऊपर भी है। भाई ये जो स्टेप है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर लैम्डा बी टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी लिख सकते हैं अलग अलग। और फिर जब मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ई की पावर लैम्डा बी टी यहां भी आएगा और ई की पावर लैम्डा बी टी यहां भी आएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो एन बी बनेगा, आप बना लेना अपने स्टेप, मैंने इसमें दिखा दिया है। तो जो एन बी बनेगा वो बना लैम्डा ए इंटू एन नोट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी माइनस लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए एन नोट, और ये ऊपर जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी। एक बार यहां तक पहुंचिए, स्टेप ऐसा बना दीजिए। और इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है फिर अगर आप यहां पहुंच गए हैं तो? एक तो लैम्डा ए कॉमन है, एक लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए कॉमन है, और एक एन नोट कॉमन है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है लैम्डा ए इंटू एन नोट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, और ये बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ए टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा बी। किसी भी टाइम पे ये नंबरिंग होगी एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ बी। एज अ फॉर्मूला भी आप इसे याद रखें, लेकिन आता कैसे वो भी समझ में आना चाहिए। किसी भी टाइम पे ये होगी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ बी, अगर बी बन भी रहा था और बी टूट भी रहा था उस केस में। अब मैं थोड़ा ग्राफिकली चलूंगा कि ग्राफिकली ए और बी का ग्राफ अगर हम कंपेयर करें तो कैसा बनेगा। क्या भाई मेथड समझ आ गया सभी को कि किस तरह से निकाला है? थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन ये परफेक्ट डिफरेंशियल जैसी चीजें तो हम प्लस वन में यूज भी करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत नई चीज आई है। हो सकता है किसी के लिए आई हो नई चीज, लेकिन यूज की हमने पहले। देखो अगर मैं दोनों के ग्राफ कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों के ग्राफ कंपेयर करूं ए और बी का, ए विद टाइम और बी विद टाइम। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ग्राफ की। टी बराबर 0 पे ए की संख्या कितनी है? टी बराबर 0 पे एन नोट। ए तो एन नोट से स्टार्ट होगा, और बी की संख्या कितनी है? 0 एक्टिव न्यूक्लियाई, ये 0 से स्टार्ट होगा। इसमें केवल डिकेइंग हो रहा है, और ये तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे होते हैं। और जो इसका एक्सप्रेशन था वो ये था एन ए दैट इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, और ये वाला ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं एन बी की तरफ ध्यान दूं, शुरू में 0 है। शुरू में क्या था? ए ज्यादा एक्टिव था, ये पेरेंट एटम ज्यादा एक्टिव था, अभी डॉटर न्यूक्लियस इतनी एक्टिव नहीं बना है, ठीक है ना। तो शुरू में बी की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा ये तो रुक जाएगा, और कौन ज्यादा एक्टिव हो जाएगा? बी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। इट मींस अब बी की संख्या क्या नहीं स्टार्ट हो जाएगी? कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बी का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का जाना चाहिए कि पहले तो ये बढ़ेगा एंड देन आगे ये भी कम हो जाएगा। ये किसी वक्त किसी भी वैल्यू, ये इसके अकॉर्डिंग बना है। इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा है, और इसका जो एक्सप्रेशन है एन बी, ये हम याद ही कर लें, बेटर रहेगा, सवाल में यूज हो जाए। एन लैम्डा ए इंटू एन नोट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए
e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा a इंटू टी माइनस e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा b इंटू टी, ये आपका है। अब अगर मुझे ये दिखाना हो कि कब तक तो ये ऐसा है और उसके बाद कब ये ऐसा हो गया, तो ऐसा तब है जब एक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ए की, यानी कि इस इलाके में तो लैम्डा ए इंटू एन ए, रेट ए का ज्यादा है, इज ग्रेटर देन लैम्डा बी इंटू एन बी, और इस इलाके में लैम्डा ए इंटू एन ए कम हो गया है किससे, लैम्डा बी इंटू एन बी से। तो अपने ग्राफ में आप ये दो चीजें कंपेयर करके दिखा सकते हो। यहां पे एक टर्म लिख लेना, यहीं पे एक टर्म लिख लेना, सेक्युलर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। इसी ग्राफ से रिलेटेड एक टर्म है, सेक्युलर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पे लैम्डा ए एन ए बराबर है किसके, लैम्डा बी एन बी के। यहां पे लैम्डा ए एन ए बराबर है किसके, लैम्डा बी एन बी के। तो भाई ये वो समय है जब दोनों का रेट क्या हो गया है, बिल्कुल बराबर, मतलब उधर से सप्लाई हो रही है इतनी रेट से, ये भी चालू है, मतलब इसका मतलब इस वक्त ये दोनों इक्विलिब्रियम में। लिख दो ये चीज जो आपने हेडिंग डाली इसके साथ कि रेडियोएक्टिव सेक्युलर इक्विलिब्रियम। इसमें सेक्युलर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में आप ये मेंशन कर दो कि एज टाइम पासेस stage is reached when the activities of parent and daughter become equal। डॉटर क्या न्यूक्लियस लगा देना, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस बिकम इक्वल। ये वो स्टेज है जब दोनों की लगभग एक्टिविटी सेम हो चुकी है। तो अभी क्या ग्राफ से हमें ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट मीन्स कि हमने 3-4 दिन इसमें लगाए अच्छे से रेडियो एक्टिविटी को समझने में, और प्रॉपरली जैसे कल का लेक्चर जो था उसमें तो अल्फा बीटा पे हम गए थे साइमल्टेनियस पे, आज वाले लेक्चर में हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पे गए हैं। अब इसमें एक दो और चीजें जो पूछी जा सकती हैं, जैसे एक तो ग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, भैया एक्सप्रेशन याद कर लेना, ये वाला एक्सप्रेशन, एक तो ये वाला ग्राफ आ जाता है रेडियोएक्टिविटी में, क्वेश्चन की तरह हम लिख लेंगे इसे, ये ए है, टी बराबर 0 पे इसके एन नॉट न्यूक्लियाई, और टी बराबर टी पे इसके एन ए न्यूक्लियाई, बस ये है। और आपको विद टाइम इसका ग्राफ बनाना है, प्लॉट द ग्राफ। कीजिए बस, और कोई सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन नहीं, सिंपल ये लैम्डा ए इसका डिके कांस्टेंट है, और आपसे ये पूछा है कि आप एक ग्राफ बनाओ कि क्या होगा।
कर लिया, बना लिया। पहला सवाल कि स्ट्रेट लाइन आएगा कि कर्व आएगा। कैसी स्ट्रेट लाइन? पॉजिटिव स्लोप की, नेगेटिव स्लोप की। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसमें ये जो रेडियोएक्टिव डिके लॉ कहता है हमें, उससे जो इक्वेशन आती कि Na बनेगा क्या, ये जो Na बनेगा दिस विल बी इक्वल टू n0 इनटू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a इनटू t। कोई सक्सेसिव वाली तो बात ही नहीं है, सीधा ये है। मुझे लेकिन इसका log लेना है, तो दोनों साइड आपने ln मतलब log टू द बेस e। आपने दोनों साइड क्या लिया, log लिया, इस पे log ऑफ Na टू द बेस e। इधर भी मैंने log लिया, n0 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a इंटू t। यह है आपका। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये तो ln ऑफ Na हो गया जो हमारा y एक्सिस है, ये तो ln ऑफ Na हो गया जो आपका y एक्सिस है, बराबर log ऑफ a इंटू b। कैसे खोले इसको, सेपरेट करना हो, log a प्लस log b। तो एक तो बना log ऑफ n0, ये तो सिंपल एक नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, प्लस log ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा a t विद द बेस e टू द बेस e। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो ln ऑफ na, पहले उस टर्म को लिख लेते हैं, पावर आगे आ गई लैम्डा a इंटू t, और log e टू द बेस e 1, log e टू द बेस e आपका होगा 1, प्लस ये आपका बना ln n0। तो मेरी फाइनल इक्वेशन आई ln ऑफ na दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा a इंटू t प्लस ln ऑफ n0। अब देखो ये ग्राफ ढंग से देखिए कि कैसे इस ग्राफ को प्लॉट करना है, हमें किस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली बात, y एक्सिस पे ये है, तो ये तो मेरा हो गया y इज इक्वल टू x एक्सिस पे टाइम है, तो ये आ गया x प्लस ना सॉरी, इसके साथ में जो प्रोडक्ट में होता है वो स्लोप है। ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y की पावर 1 x की पावर 1। स्लोप कितनी आ रही है, माइनस लैम्डा a, मतलब नेगेटिव, क्योंकि लैम्डा तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो स्लोप नेगेटिव, इन लाइनों की स्लोप होती है पॉजिटिव और इन लाइनों की स्लोप होती है नेगेटिव। तो एक तो मैं ये पता लगा कि स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, प्लस सम कांस्टेंट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं c से, y इंटरसेप्ट, वो कितना है ln ऑफ n0। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कैसे कैसे देख लिया पॉजिटिव, log की वैल्यू क्या पता हमें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे देखते हैं, सुनो। अगर log का नंबर और log का बेस दोनों एक से बड़े हों तो log क्या होता है, पॉजिटिव। अगर log का नंबर और log का बेस दोनों एक से छोटे हों तो log क्या होता है, पॉजिटिव। अगर log का नंबर और बेस एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो तो log की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अगर नंबर और बेस दोनों एक से बड़े हैं या दोनों एक से छोटे हैं तो log क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर एक चीज एक से बड़ी है और एक चीज एक से छोटी है तो नेगेटिव, एक से कंपेयर होता है। अब देखो n0 तो मिलियंस में होता है, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो मिलियंस में है, तो एक से बड़ा है ही। ln का मतलब बेस e है, बेस e तो 2 से भी बड़ा होता है, तो एक से बड़ा तो अपने आप ही हो गया। तो दोनों चीजें अगर एक से बड़ी हैं तो जो इसकी y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि ये भी पॉजिटिव कैसे हुआ मैंने आपको बताया अभी, और स्लोप नेगेटिव। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब है कि ये कहां से स्टार्ट होगा, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कहां ये कट कर रहा है y एक्सिस को, तो स्टार्ट तो होगा ऊपर से, और साथ ही साथ इसमें दिया है कि स्लोप क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव, तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो ग्राफ है एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आएगा, ठीक है। विद रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा ग्राफ बना और क्यों बना ऐसा।
जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे, इसी चीज पे, ये जो लॉग वाले ग्राफ के ऊपर ही। ये तो हो गया है ना आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे, अगर ये बना लिया है तो लिखो, एट टाइम t इक्वल टू 0, एक सवाल लिख लीजिए, एट टाइम t इक्वल टू 0 रेडिएक्टिव गैस is injected into a sealed vessel, SEALED, is injected into a sealed vessel. अब उसके बाद एट टाइम t, कैपिटल T, एट टाइम कैपिटल T some more gas is injected into the vessel, some more gas is injected into the vessel. तो चूज द ग्राफ, मैं ऑप्शन बनाऊंगा आपके सामने, चूज द ग्राफ, बस और कुछ मत लिखो, इतना ही बहुत है। मैं आपके सामने ये जो अभी आपने पढ़ा इस पे बेस्ड, पहला ऑप्शन एलन एनोड उसमें नहीं बताया ना क्या है, कहीं उसमें लिखा हमने कि इनिशियली कितने क्या थे क्या नहीं थे, नहीं, अच्छा वो तो एन था, कोई एलन ऑफ एन ए का ही ग्राफ आपसे पूछा, ये लगा दो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं उसके अंदर, ठीक है। एक ग्राफ तो ऐसा दिया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एलन ऑफ ये जो भी एन ए है, ये दिया गया है। तीसरा ऑप्शन विथ टाइम एलन ऑफ एन ए, ये दिया गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है इनमें, या ये बी सी डी तीनों एक जैसे लग रहे हैं? स्लोप का डिफरेंस है, स्लोप का। स्लोप का डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें सेम स्लोप है, इसमें बाद में स्लोप ज्यादा होगी, इसमें बाद में स्लोप कम होगी। कौन सा आएगा? अभी अभी हमने किया था ये एल एन एन का एक्सप्रेशन। स्लोप केवल लैम्बडा पे डिपेंड करती है। स्लोप कितनी आई थी इन ग्राफ्स की? स्लोप कितनी आई थी? माइनस लैम्बडा है। आप वही गैस डाल दो, उससे तो आपने एन चेंज किया है, तो माइनस लैम्बडा ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? डी, कि दोनों बार स्लोप क्या रहेगी? सेम। ये फिर थोड़ा बढ़ गया क्योंकि आपने ज्यादा गैस इंजेक्ट की थी, उसमें इंसर्ट कर दी थी। ठीक है, लॉग पे मतलब इस तरह से ग्राफ बना के आ सकते हैं, इस तरीके से। एक और सवाल इसके बाद लिखेंगे आप।
एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, ये तो ग्राफ पे था, रेडियो एक्टिविटी पे अगला स्पेल। A fresh source of half life 2R, 2H लिख लेना। A fresh source of half life 2R emits radiation of intensity 64 times the safe level, 64 टाइम्स द सेफ लेवल, जो उसका सेफ लेवल जहां हम उसको यूज कर पाए उससे 64 गुना ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन उसमें से निकल रही है। ठीक है, लिखो फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच it would be possible to work safely with this source। इस सोर्स के साथ कितने घंटों बाद आप इस सोर्स को यूज कर पाएंगे, सवाल ये है। कितने टाइम बाद, कितने घंटों बाद आप इस सोर्स को यूज कर पाएंगे, ये हमारा सवाल है। विद टाइम, ये कोई भी सोर्स है, ए है मान लो, जब तक सक्सेसिव वाली बात ना बोली जाए तो हमें कंसीडर नहीं करनी होती। तो अभी ये फ्रेश तैयार हुआ है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम उसे यूज नहीं कर सकते। कितने टाइम्स खतरनाक है? 64 टाइम्स। इंटेंसिटी डिपेंड होती है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कि कितने आ रहे हैं। इसका मतलब इनिशियली जो पार्टिकल आ रहे होंगे एन नॉट, वो 64 टाइम्स ज्यादा हैं जितने हमें चाहिए उससे। तो ये तो क्वेश्चन लिखने का तरीका है। तो शायद अगर आपको समझ में आ जाए कि ये ग्राफ तो हम याद रखते तो मुझे कौन सा टाइम निकालना है, मुझे वो टाइम निकालना है जब ये नंबर रिड्यूस हो गए, कितना हो जाए एन नॉट बाई 64। तो ये मतलब है इस सवाल को इस तरह से ले लेना। हम ग्राफ की तरह समझे तो आसानी से समझ भी आएगा। अब हाफ लाइफ का जिक्र है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करें, e की पावर वाली या हाफ वाली? हाफ वाली। तो मुझे ये लिखना चाहिए कि n ऑफ a एट एनी टाइम n नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n। अब n एट a एट एनी टाइम, ये तो आपका दिया है n नॉट बाई 64, n नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n, n नॉट से n नॉट गया, हाफ रेज टू पावर n, और इधर है 1/64 कितना होता है, हाफ की पावर कितनी, 5 पे तो 32 बनेगा, 6 पे बराबर हाफ रेज टू पावर n। तो यहां से मैं अगर देखूं तो कितना आ गया, n इज इक्वल टू 6, तो टी नोट कितना हो गया, कितने समय बाद ये अब यूज करने लायक है, 6 हाफ लाइफ। n6 का मतलब है 6 हाफ लाइफ हो गई है, और हाफ लाइफ सवाल में दी है हमें 2r, यानी कि जो टी नोट आएगा तो टी नोट मुझे पता लग गया कि कितने घंटे हैं, 12 घंटे। मतलब इस तरह से क्वेश्चन समझ के आपको खुद लगाना तो वही है, वही चीज करनी पड़ी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया गया था। अब इसमें एनसीईआरटी बुक में पॉइंट्स टू पॉन्डर का पॉइंट नंबर 7 पढ़ना है एक बार।
एनसीईआरटी बुक निकालिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉइंट नंबर 7 न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। ये है ना इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर ए पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। देखो ये लिखता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, हम डीके पढ़ के आगे, हमने बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिया, बीटा डीके में पॉजिट्रॉन भी पढ़ लिया। द फॉर्म ए पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, दे आर आइडेंटिकल इन मास, दोनों का मास बिल्कुल सेम था, देयर चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, पढ़ा है हमने वहां तक। अब जो इसमें काम की बात है वो और आगे है। इट इज फाउंड दैट when an electron and a positron come together, they annihilate each other, giving energy in the form of gamma ray photons। तो रेडियोएक्टिविटी से ही ये टॉपिक बनता है, टॉपिक नहीं एक पॉइंट बनता है कि एक प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का 7th पॉइंट है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो एनिहिलेट कर जाते हैं। एनिहिलेट होना मतलब मास खत्म होना, एनिहिलेट होना मतलब मास खत्म हो जाना और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। तो पीछे हम इसी चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी रिलेशंस के टाइम आइंस्टाइन रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू mc²। और रेडियो एक्टिविटी में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बनते हैं और पॉजिट्रॉन। तो नेक्स्ट हेडिंग कल की न्यूक्लियर क्लास के लिए, कल की स्टार्टिंग के लिए, लेकिन हेडिंग डाल ले जाओ एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, और ब्रैकेट में लिख देना पॉइंट्स टू पॉन्डर नंबर 7 एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉन्डर नंबर 7, चाहे तो अपना पेज नंबर लिखो, एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो कल का जो न्यूक्लियाई वाला लेक्चर होगा वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, शायद रेडियो एक्टिविटी आपको समझ आ ही गया होगा।